इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग प्रयास टेस्ट सीरीज़ का व्याख्या करेंगे। हम मुख्य रूप से एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री का व्याख्या करेंगे और एक एक करके क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। चूँकि समय कम है और फैक्ट पर ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे, तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 76। 16 महाजनपदों के संदर्भ में दी गए कथनों पर गौर कीजिए। पहला, इन महाजनपदों में अंग की राजधानी चंपा मालनी थी। मल महाजनपद देवरिया जनपद के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। ये प्रॉपर फैक्ट है और दोनों स्टेटमेंट सही है। दो फैक्ट है और दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह राजपूतों के किस वंश से थे। एक्चुअली जब कुंवर सिंह को देखिएगा हिस्ट्री, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मालवा पर आक्रमण किया था। तो मालवा पर आक्रमण के बाद वो जो शासक बच गए थे वो बिहार में आकर शरण लेते हैं, और बिहार में उस समय चेर वंश का शासन था। तो चेर वंशों ने इन्हें आरा बक्सर के आसपास के एरिया में इनको जमींदारी दी थी, अपने तरफ की जमींदारी दी थी। तो वहीं से अगर इसका सही आंसर देखिएगा तो सही आंसर क्या है, परमार राजपूत हैं। और माइग्रेट कहाँ से किए हैं ये लोग, तो मध्य प्रदेश से माइग्रेट किए हैं, मध्य प्रदेश से। इनको शरण पहले किसने दिया बिहार में, तो चेर राजवंश। देखिएगा बिहार में दो राजवंश है, कनाट वंश और चेर राजवंश। तो चेर राजवंश ने इनको शरण दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बिहार का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्य में मगध को अपवित्र माना गया है, एसर्शन है। और रीजनिंग दिया गया है मगध सभी महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो देखिए, जब वैदिक साहित्य में मगध को अपवित्र क्षेत्र माना गया है, ये सही है। अगर आप शतपथ ब्राह्मण पढ़ते हैं तो शतपथ ब्राह्मण में ऋषि राहुगण की चर्चा की गई है, जिन्होंने क्या किया, तो सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ किया, और यज्ञ से जो अग्नि उत्पन्न हुई वही अग्नि सीधा जलाते हुए, पूरा जंगल को जलाते हुए सदानीरा तक आगे बसती है। सदानीरा का मतलब है गंडक नदी, इसलिए उस एरिया के क्षेत्र को पवित्र मान लिया गया। इसलिए आज भी देखिएगा उत्तर बिहार के लोग मगध मतलब पटना में आके अपना अंतिम संस्कार कराना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अपवित्र माना गया है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि मगध सभी महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, तो दोनों स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे। एक्चुअली ये क्वेश्चन कहां से, ये क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन से में 3 चीज हुआ था बिहार में, और देखिएगा यही 3 से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, किन्होंने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था, पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा, किन्होंने वकालत छोड़ी। और तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में 3 काम होता है। पहला क्या होता है, तो देखिएगा पटना गया रोड पर नेशनल महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसके कुलपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसी प्रांगण में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। इनके प्रथम कुलपति किनको बनाया गया था, तो ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया था। और तीसरा क्वेश्चन होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने जब कॉलेज को त्याग दिया, तो देखे होंगे जिसको हम लोग सदाकत आश्रम बोलते हैं, वहीं पर पहली बार उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, 28 अगस्त 1920 को किस प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन का समर्थन करने का प्रस्ताव पारित किया था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव करने में 2 मीटिंग हुई थी। एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, फिर नागपुर अधिवेशन। दोनों के बीच में ही बिहार में क्या किया गया था, भागलपुर में इसको डिसीजन ले लिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, और बेसिकली भागलपुर में डिसीजन लिया गया था बिहार के। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था। देखिए, तुगलक, जब दिल्ली सल्तनत का बात करते हैं तो तुगलक वंश से 2 ही क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है, अगर आप देखिए संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था, सही है।
फिरोज शाह तुगलक भी इसी वंश का है और मोहम्मद बिन तुगलक इसी वंश का है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है, सर्वप्रथम किसने नहर का निर्माण करवाया? सर्वप्रथम नहर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। सर्वाधिक नहर का निर्माण किसके समय हुआ है? तो फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में 4 घटनाएं बताई जाती हैं जिसका उल्लेख बर्नी ने किया, उसी से क्वेश्चन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और इससे अगर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है तो वही पूछता है कि यह प्रथम शासक था जिसने, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? मॉडर्न का क्वेश्चन है। हम लोग आते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1906 ईस्वी में एक अलग बिहार प्रांत की मांग की थी? देखिए इसमें 2 लोगों का नाम एक साथ आएगा, महेंद्र नारायण और सच्चिदानंद सिंह। एक्चुअली ये लोग पत्रिका निकालते थे, उस पत्र में सर्वप्रथम इसका मांग रखा गया। अब प्रश्न उठता है कि बिहार अलग क्यों होना चाहता था? तो इसका एक नहीं 2 कारण है। सबसे पहला कारण क्या है कि बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का उतना विकास नहीं हुआ था जितना बंगाल में हुआ था। इसलिए बिहार में जितने भी जॉब थे उस पर मुख्य रूप से बंगाली लोग ज़्यादा आ चुके थे। तो बिहारियों को लगता था कि हमको एजुकेशन मामले में हम पिछड़े हुए हैं, अधिकारी वर्ग में हमको वो स्थान नहीं मिल रहा है। और उस समय अंग्रेज ही थे जिनके लिए सरकारी नौकरी आता था और कहीं सरकारी नौकरी का प्रावधान नहीं था। तो इनको लगा पढ़े लिखे वर्ग को खासकर कि अगर बिहार अलग हो जाएगा तो हमें वहाँ अपॉर्चुनिटी दिखाने का मौका मिलेगा। दूसरा जो कारण था वो था लैंड रेवेन्यू को लेके। जो बड़े बड़े जमींदार थे देखिएगा तो वो बिहार के नहीं बंगाल के थे और उस रेवेन्यूज को तो बिहार से ले जाते थे, लेकिन बिहार के विकास पर उतना खर्च नहीं होता था। यह भी एक कारण है। इसलिए इन्होंने क्या किया, बिहार को बंगाल से अलग करने का मांग रखा था। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था जिसने दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है? यह औरंगजेब है। सीधा ऑप्शन है कि औरंगजेब ही, इनमें से जितने भी शासक हैं इनमें औरंगजेब ही जो दक्षिण भारत तक पहुंच सका था। और औरंगजेब के समय आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि बहुत निर्माण करता, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में ये मॉडर्न का क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ेंगे। ये भी मॉडर्न का क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भी मॉडर्न का क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। ये करंट अफेयर है। देखिए ये क्वेश्चन ये है कि बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक कौन था? देखिए अगर दैनिक पर बात कीजिएगा, अगर आंसर देखा जाए तो दैनिक पर बात कीजिएगा तो पहला द बिहार हेराल्ड था, लेकिन वो दैनिक नहीं था, वो वीकली था। लेकिन कभी कभी यूपीएससी क्या बोलता है कि आपको अगर 2 विकल्प सही लगे या कोई विकल्प सही नहीं लगे तो जब से ज़्यादा सही विकल्प लगे उसको टिक कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ए टिक कर देना चाहिए क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये मॉडर्न का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में रामकृष्ण समाज की स्थापना किसने की? देखिए इसका आंसर है बाबा ठाकुर दास। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन जो बिहार में देखिए 2 फेज में चलता है, 1905 से लेके 1916 तक, और इसी फेज की ये घटना है। और यहीं पर देखिएगा मदरलैंड, एक पढ़ आता है द मदरलैंड, एक कहता है मदरलैंड। द मदरलैंड का जब बात कीजिएगा तो जब मदरलैंड का बात कीजिएगा तो ये क्रांतिकारियों का अखबार था और बाबाजी ठाकुरदास ने इसी से प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्तित्व को महापंडित कहा जाता है? तो सीधा आंसर है राहुल शांतकृष्णायन। ये देखिएगा तो हिंदी जगत के बहुत सम्मानित विद्वान हैं और किसान नेता के रूप में इनको बिहार जानता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह मॉडर्न का क्वेश्चन आ गया।
ये चिर परिचित क्वेश्चन है और कई बार बीपीएससी पूछ भी चुका है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? और याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको याद ही रहना चाहिए, और बिहार में कई बार पूछ चुका ये क्वेश्चन, तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए ऑप्शन दिया मुंगेर, मुंगेर में है श्री कृष्ण सिंह। केवल एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर कि श्री कृष्ण सिंह आंदोलन का नेतृत्व मुंगेर में करते हैं, लेकिन जब इनको अरेस्ट किया जाता है, जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो बेगूसराय से किया जाता है। बेगूसराय से इनको गिरफ्तार किया जाता है। केवल एक चीज याद रखिएगा, बाकी चीज तो ये है ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार दिवस किस वर्ष की घटनाओं के आधार पर 22 मार्च को मनाया जाता है? तो सबको पता है, ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। 1912 दिल्ली दरबार का नाम सुने होंगे, उसी की घटना पर पहला और पार्टीशन हुआ था, बिहार को अलग घोषित किया गया था, उसी को लेके ये चीजें थी। आगे आइए, आगे देखते हैं। ये मॉडर्न का क्वेश्चन आ गया, ये मॉडर्न, ये क्वेश्चन देखते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्या बुलाया गया है, क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के ऐतिहासिक विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का प्रथम बार उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। सही है, सतपथ ब्राह्मण। अभी जो हम घटना का बात की थी विधेय माधव का, वो भी घटना सतपथ ब्राह्मण का ही है, तो ये सही है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। देखिए ऋग्वेद के समय बिहार क्षेत्र में आर्यों का विस्तार नहीं था, लेकिन इस क्षेत्र से परिचित थे और यह इसको क्या कहा गया, कीकट कहा गया, तो ये भी सही है। मगध महाजनपद का उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद में मिलता है। ये गलत, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब हम बात करते हैं महाजनपद, तो महाजनपद की बनने की घटना बहुत बाद की है, अथर्ववेद बहुत पहले लिखा जा चुका था, बहुत पहले की बातें हैं, इसलिए का सही आंसर, गलत आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका गलत स्टेटमेंट कौन है? सी है, और उत्तर हम क्या चुनेंगे? सी होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन एक बार देखिएगा, बिहार से कर्नाट वंश के शासक से पूछता ही है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का कौन शासक था? तो देखिएगा नरसिंह देव। इन्होंने युद्ध नहीं करना पसंद किया, अधीनता स्वीकार भी नहीं की, कुछ रजराना, कुछ पैसे उनको दिए, और बख्तियार खिलजी फिर बंगाल की ओर बढ़ गया। तो कर्नाट वंश से क्वेश्चन आता है, कर्नाट वंश के बारे में जानकारी कौन देता है? तो विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्तिपता का, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर। शेरशाह ने पटना का दुर्ग कब बनवाया था? ये फैक्ट है, और सीधा इसका आंसर हो जाता है 1541। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के सूबेदार मानसिंह ने बिहार की राजधानी कहाँ बनाया था? तो मानसिंह अकबर के समय बिहार का सूबेदार बना था, और इसने रोहतास को अपना बिहार में अपना राजधानी बनाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नोनिया विद्रोह किस वर्ग द्वारा किया गया था? देखिए यहाँ वर्ग का बात कर रहा है, तो देखिए बिहार से अंग्रेज दो चीज ले जाते थे, एक अफीम, दूसरा सोडा। सोडा का प्रयोग बारूद बनाने में होता था, और दूसरा चीज क्या होता था? सोडा बाड़ी होता था। तो जहाज के पेंदी में सोडा को डाल देने के बाद जहाज ज्यादा स्टेबल चलता था, डूबता नहीं था। तो सोडा का दो विशेषता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडा उत्पादन वर्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के सासाराम में निम्नलिखित में से किसका मकबरा स्थित है? देखिए अब जब बात कीजिएगा तो हम लोग सासाराम को बस शेरशाह के मकबरा के लिए जानते हैं, लेकिन इस्लाम शाह का भी मकबरा वहीं है। इस्लाम शाह कौन था? तो शेरशाह का पुत्र था। चूंकि दो का मकबरा वहाँ है, इसलिए इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
अधिकांश बच्चे गलती करेंगे, अधिकांश बच्चे इसका बी मारेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा इस्लाम शाह का भी मकबरा वहीं पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला बहुला बिसहरी की लोक कथा पर आधारित है? देखिए, बहुला बिसहरी की लोक कथा क्या है पहले समझ लेते हैं, चूंकि मेंस का पोर्शन पड़ जाता है चित्रकला। इसमें घटना है, एक धनी व्यापारी की घटना है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पुत्र को सांप ने डस लिया था। तो उसकी बहू जो थी, मतलब जिसके पास सांप ने डस लिया था, उसकी बहू ने क्या किया, तो सती होने के जगह अपने पति को साथ आज बोली कि शरीर में स्वर्ग जाऊंगा। और उसी की जो घटनाओं को लेकर जो विभिन्न घटना है, सांप का डसना, सांप कैसे प्रवेश करता है, उसका महल कैसा था, उससे जुड़ी जो चित्रकला है वो इसी पर बेस्ड है। बेसिकली ये घटना भागलपुर की है और ये महाजनपद के लिए काम है, और उस समय भागलपुर को अंग महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यही था आज का डिस्कशन, एंशिएंट, मिडाइवल और बिहार हिस्ट्री। उम्मीद है कि आप लोग अपने पढ़ाई में लगे रहे होंगे। पढ़ाई कीजिए, एग्जाम भी नज़दीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुंतल और आप देख रहे हैं परफेक्शन आईएएस। हाल ही में परफेक्शन आईएएस ने 69th बीपीएससी के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसका आपको सभी को पता होगा, प्रयास नाम का। और प्रयास नाम के जो मॉक टेस्ट है उसमें मैं इंडियन पॉलिटी से डील कर रहा हूं और भारतीय राज व्यवस्था में आज हम मॉक टेस्ट के सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ और उनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से डायमेंशंस निकल सकते हैं, उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे डिटेल में। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? जब हम संविधान पढ़ते हैं तो सबसे पहले संविधान की पृष्ठभूमि, उसके बाद संविधान सभा, उसके बाद संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं कि क्यों भारत का संविधान विश्व के इतने सारे संविधानों से अलग है। सबसे पहला ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष राज्य भारत के संविधान की विशेषता है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में भारत की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष की दिखाई देती है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रॉपर तरीके से जोड़ दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो पहली विशेषता है। दूसरा है एकल नागरिकता। तो भारत का संविधान की ये भी विशेषता है। जब हम केंद्र राज्य संबंधों को आधार बनाकर शासन व्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं तो 2 तरीके की शासन व्यवस्था निकलती है, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका की है और एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन की है। लेकिन हमारी बात करें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ, इंडिया दैट इज़ भारत इज ए यूनियन ऑफ इंडिया, इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो हमने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से जो लक्षण थे वो संविधान में समा दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संघात्मक क्या होता है। तो अमेरिका में 2 संविधान होते हैं, केंद्र का अलग, राज्य का अलग, 2 सरकारें, केंद्र की अलग, राज्य की अलग, 2 न्यायपालिका, केंद्र की अलग और राज्य की अलग, और केंद्र और राज्य की शक्तियाँ समान होती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एकात्मक की, ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में एक संविधान होता है, सभी शक्ति केंद्र में निहित होती है। उसके बाद वहाँ पर एकल नागरिकता होती है। तो एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। तो ये भी विशेषता है कि इससे भाईचारा बढ़ता है, चाहे मैं बिहार में रहूँ, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा, चाहे पंजाब में, लेकिन हमारे पास भारत की नागरिकता है, एकल नागरिकता। तो भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है। तो ये भी विशेषता है। तीसरा है अधिनायकवादी सरकार। तो अधिनायकवादी सरकार हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। पर ये होती क्या है? अधिनायक मतलब क्या है? राजा, अधिनायक, जहाँ पर शासक की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं होती, जहाँ सरकार की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं होती, एब्सोल्यूट फॉर्म में होती है, अत्यंतिक फॉर्म में, उसको बोलते हैं अधिनायकवादी सरकार। क्या भारत के संविधान में ऐसा है? नहीं। भारत के संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों पर सीमाएं लगाई गई हैं।
विधायिका अपना कार्य करेगी, कार्यपालिका अपना, न्यायपालिका अपना, और तीनों ही संविधान सम्मत कार्य करेंगी। अगर विधायिका या कार्यपालिका संविधान सम्मत कार्य नहीं करती है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन का सहारा लेते हुए उसका परीक्षण करके उन आदेशों को और उन कानूनों को रद्द कर देती हैं जो संविधान सम्मत नहीं। और न्यायपालिका को भी संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करना होता है, अन्यथा संसद न्यायाधीशों को भी हटा सकती है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। तो अधिनायकवादी सरकार हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो हमारे देश में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लेकिन न्यायपालिका अलग है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किस रूपों में देखी जा सकती है कि न्यायाधीशों की वेतन भत्ते और विशेष अधिकार, वेतन और भत्ते कहाँ से आते हैं? ये आते हैं भारत की संचित निधि से। कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, केवल वित्त आपातकाल को छोड़कर। ये अपवाद है। उसके बाद न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या विधानमंडल में कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। संसद में उठाया जा सकता है कब? जब न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो संसद में, तब। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल द्वारा आरंभ की जा सकती है। यहाँ संविधान संशोधन है और राज्य विधानमंडल है। तो ये पूछा गया है कि संविधान संशोधन क्या राज्य विधानमंडल शुरुआत कर सकता है इसकी? नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है और इसकी शक्ति संसद को दी गई है। यानी संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 द्वारा उस निर्णय में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था कि इसमें कुछ मूल विशेषताएं जिसमें संसद संविधान संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि राज्य विधानमंडल के पास शक्ति नहीं है। लेकिन एक आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 169, जिसमें राज्य विधान परिषद राज्य विधान परिषद बनाने की एवं समाप्त करने की शक्ति संसद के पास होती है, लेकिन इसके विधेयक को सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा से पास करना होता है जिस राज्य में विधान परिषद बनाई जानी है या समाप्त की जानी है। लेकिन अंततः शक्ति संसद के पास होती है, इस चीज़ को याद रखना। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। यानी यहाँ समान नागरिक संहिता दी हुई है और नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। तो ये पूछा गया, ये बोला गया है कि क्या समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों का भाग है? तो अगर हम संविधान को देखेंगे तो संविधान के पहले भाग में देश है, संघ एवं इसके क्षेत्र, दूसरे भाग में देश में रहने वाले नागरिक, तीसरे भाग में नागरिकों के अधिकार, मौलिक अधिकार, और चौथे भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने आयरलैंड से ली है और अनुच्छेद 36 से 51 में है। लेकिन समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये आर्टिकल 44 में है, अनुच्छेद 44 में, तो यानी निर्देशक तत्वों का भाग है। अब ये होता क्या है समान नागरिक संहिता? यहाँ से देखिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की संभावना है और मेंस में तो है ही, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रही है समान नागरिक संहिता। हाल ही में मोदी सरकार ने विधि आयोग को निर्देश दिए हैं कि इस पर आप रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि किस तरीके से समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। तो चर्चा में है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विधि आयोग से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। सबसे पहले कि ये होती क्या है, तो देखिए 2 तरीके की संहिता होती हैं, एक नागरिक संहिता, एक आपराधिक संहिता। आपराधिक संहिता कौन सी होती है? आपराधिक संहिता वो होती है कि किस कार्य को अपराध माना जाएगा, उस अपराध के लिए क्या सजा दी जाएगी, जो कि आईपीसी में है, भारतीय दंड संहिता में, जो भारत के हर नागरिक पर बराबर लागू होती है। ठीक है, हाल ही में आईपीसी को भी चेंज किया गया है संसद द्वारा, इस पर भी आपको थोड़ा सा देख कर जाना है। नागरिक संहिता क्या होती है? नागरिक संहिता में वो आचरण आते हैं जैसे शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से जुड़े हुए विवाद आते हैं इसमें। और आपको पता है हमारे देश में ज़्यादातर
नागरिक संहिता धर्म के आधार पर है। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, अलग अलग कानून हैं। इसी को लेकर समान नागरिक संहिता बनाने की बात चली है और आर्टिकल 44 में लिखा है निर्देशक तत्वों में कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। पूरे देश में एक कानून होगा सभी के लिए। इसी के लिए विधि आयोग के लिए कहा गया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन अब बात करते हैं विधि आयोग की। तो विधि आयोग क्या है? तो देखिए, विधि आयोग की बेटा बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विधि आयोग, विधि आयोग याद रखिएगा, विधि आयोग एक गैर संवैधानिक और कार्यकारी संस्था है। कार्यकारी संस्था है, यानी समय के हिसाब से इसका गठन किया जाता है, फिर समाप्त कर दिया जाता है। सबसे पहले विधि आयोग की स्थापना चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1834 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1800, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत इसकी स्थापना 1834 में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो सबसे पहला 1955 में इसका गठन किया गया विधि आयोग का, और 1955 में इसके अध्यक्ष थे MC सीतलवाद। और उसके बाद अगर बात करें वर्तमान तक, तो वर्तमान में 22वां विधि आयोग की गठन किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। और ये जो 22वां विधि आयोग है, 22वां विधि आयोग का गठन किया गया है। और ये जो 22वां विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, सीधा पूछा जाएगा ये कौन सी संस्था है, तो गैर संवैधानिक कार्यकारी संस्था है। उसके बाद पहली बार गठन कब हुआ? आज़ादी के बाद पहला गठन कब हुआ? अब कौन सा विधि आयोग है और इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो अगर दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे तो दूसरा सही है, तो इसका ऑप्शन है आंसर बी। तो बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, परफेक्शन IAS ने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डाले हैं और यहीं से इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सामने जब आप प्रीलिम्स दोगे 30 सितंबर को, तो आपके सामने सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग इनसे जुड़े हुए। इसीलिए हर डायमेंशंस को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। अब यहाँ पर मिलान करना है, मैच द कॉलम है, और एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद है। तो सबसे बड़ी बात, आपको सारे आर्टिकल्स याद करके जाने, लेकिन नहीं होते हैं तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो याद करके ही जाने। सबसे पहले है अखिल भारतीय सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 312 में दी हुई है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से प्रस्ताव पास कर देती है और लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है। तो अखिल भारतीय सेवा का गठन हो सकता है। अब अखिल भारतीय सेवा में 3 ही हैं, IAS, IPS, IFS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। अगर एक और का गठन करना होगा तो ये शक्ति राज्यसभा को दी गई है आर्टिकल 312 में। तो ए का आंसर कौन सा है? 4। और ए का 4 कहाँ दे रखा है? सॉरी, ए का सेकंड है, सेकंड 312 सेकंड पर है, तो ए सेकंड। अब बी और डी में से आंसर होगा। दूसरा है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण क्या होते हैं? तो भारतीय संविधान में 42वें संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 14 का जोड़ा गया और इसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए। आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323A और 323B। आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B और 323A में प्रशासनिक अधिकरण को रखा गया है। तो प्रशासनिक अधिकरण याद रखिएगा, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, अर्ध न्यायिक संस्था होती है। ठीक है, तो 323A में है प्रशासनिक अधिकरण, 323B में बाकी सभी अधिकरण हैं। तो इसका सेकंड का आंसर हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट। तो सेकंड का फर्स्ट कौन सा है? ये। तो इसका आंसर डी है, यहाँ से पता चल जाता है। बाकी और ऑप्शंस देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य,
मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 42वें संशोधन से कितने जोड़े गए थे? 10। अब कितने हैं? 11 हो गया यहाँ पर बेसिक। एक समिति और आती है इसमें, वर्मा समिति। वर्मा समिति ने मौलिक कर्तव्यों को जन जागरूक बनाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए बच्चों के सिलेबस में जोड़ने की बात कही थी, सिफारिश की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। एक है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको आम भाषा में बजट बोलते हैं। बजट एक फ्रांसीसी शब्द है जहाँ बुजट होता है, जो चमड़े का थैला होता है। इससे पहले हमारे वित्त मंत्री बजट चमड़े के थैले में पेश करते थे, लेकिन इसका संविधान के आर्टिकल 312 में आर्टिकल 112 में यूनियन बजट, संघ बजट की बात की गई है, यानी संघ वार्षिक विवरण की, संघ की, और आर्टिकल 202 में राज्य के बजट की बात की गई है। ठीक है, 112 और 202 इसमें राज्य का बजट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर है डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी अगर कोई डायमेंशंस निकलता है तो आपको यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं जिनसे विचार करना है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29। देखिए, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, अब 6 प्रकार के हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निकाल दिया मूल अधिकारों से। इस वक्त वो संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार है। दोनों ऑप्शन में आ जाएंगे तो संवैधानिक लगाना है, संवैधानिक ऑप्शन में नहीं आएगा तो विधिक आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तीनों मौलिक अधिकार से जुड़े हैं। 14, 19, 29 मौलिक अधिकार से संबंधित उपरोक्त में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को तो दिए ही हैं, विदेशी नागरिकों को भी दिए हैं, विदेशियों को भी। सोचिए कितना उदार संविधान है, लेकिन हर एक मौलिक अधिकार विदेशी को नहीं दिया गया। तो केवल भारतीयों को कौन कौन से दिए गए हैं? तो 5 आर्टिकल है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो अब यहाँ कौन कौन से हैं? 19 है और 29। 14 विदेशी को भी दिया गया है। तो यानी सेकंड और थर्ड कहाँ है? सेकंड और थर्ड ए। तो इसका आंसर है ए, केवल भारतीय नागरिक। सारे दिए हैं भारतीय नागरिकों को, लेकिन विदेशियों को ये नहीं दिए गए हैं। ठीक है, विदेशियों को कौन सा दिया गया? 14। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जोड़े गए हैं आपके लिए केवल, तो इसको जरूर लगाइएगा। और अगला प्रयास भी आने वाला है, तो अगले प्रयास में भी आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है, और सारे प्रयास जितने भी होंगे उन सब में भाग लेना है और अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान की समवर्ती सूची में नहीं डाला गया? समवर्ती सूची की बात करते हैं सबसे पहले। तो हमारे देश में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, और 7वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, मूल संविधान में ये 8 थी, अब 12 हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची में सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया केंद्र और राज्य के बीच, जिसमें 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पूछा गया है समवर्ती सूची से। देखिए, समवर्ती सूची में मूल संविधान में बेटा 52 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय इसमें से घटा दिए गए, और वर्तमान में इसमें केवल 47 विषय हैं। ठीक है, 47 विषय हैं। तो कौन कौन से 5 विषय घटाए गए? तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से हटाए, कौन कौन से मूल संविधान में राज्य सूची में थे ये 52 विषय। राज्य सूची में 66 विषय थे। राज्य सूची में 66 विषय थे। अब कितने हैं? अब हैं बेटा इसमें 61 विषय। 5 विषय हटा दिए गए राज्य सूची से, और 5 विषय कहाँ जोड़ दिए गए? 5 विषय जोड़ दिए गए समवर्ती सूची में।
समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में पहले थे 47 विषय, अब हैं 52 विषय। तो कौन कौन से जोड़े गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले शिक्षा, एक तो ये हो गया, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, 2 ये हो गया, वन जोड़ा गया था, 3 तो ये हो गए। चौथा हो गया माप एवं तोल, माप एवं तोल, माप एवं तोल और माप एवं तोल, और पांचवा हो गया आपका परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण, और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, 1 2 3, उसके बाद 4 और अधीनस्थ न्यायालय परिवार नियोजन। ठीक है, तो ये 5 हो गए। अब ये जो 5 हो गए तो कौन सा नहीं है, तो 42वें संशोधन द्वारा इसको नहीं जोड़ा गया, तो सी आंसर होगा। इस चीज को याद रखिएगा। कृषि आज भी राज्य सूची का विषय है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। यहाँ पर पूछा गया है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है क्षेत्रीय परिषद से कि क्षेत्रीय परिषद क्या होती है। तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो ये सहकारी संघवाद की संस्था है। सहकारी संघवाद की संस्था है। क्या होता है सहकारी संघवाद की संस्था के मतलब, देखिए सहकारी संघवाद का मतलब होता है केंद्र राज्य संबंधों के बीच जो विवाद हो जाता है, उन विवादों को कहाँ सुलझाता है। एक तो औपचारिक तरीका है कि न्यायालय में जाएं, दूसरा है सहकारी संघवाद की संस्थाएं। कुछ संस्थाएं बना दी गई हैं कि यहाँ बैठो केंद्र और राज्य, और यहाँ अपने मुद्दों को सुलझाओ और आपस में सामाजिक आर्थिक विकास करो। ठीक है, तो सहकारी संघवाद की जो सबसे बड़ी संस्था है वो नीति आयोग है। एक और है जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय परिषद, और भी हैं लेकिन मेन ये है। क्षेत्रीय परिषद से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अब क्षेत्रीय परिषद क्या संवैधानिक है? नहीं, ये गैर संवैधानिक है। कैसे? क्योंकि इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था और पूरे भारत को 5 भागों में बांट दिया गया था। सबसे पहले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ईस्ट, दूसरा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद वेस्टर्न जोनल काउंसिल, उसके बाद उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद एक मध्य क्षेत्रीय परिषद भी बांटा गया था और इसमें स्टेट्स को इंक्लूड कर दिया। ये राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में होंगे, ये पश्चिमी में, ये उत्तरी और दक्षिणी में। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया है। तो ये कैसी संस्था हुई? सांविधिक संसद की विधि द्वारा बनाई गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैर संवैधानिक है और ये सांविधिक संस्था है। किस अधिनियम द्वारा? इतना। तो पहले कितने थे? 5 क्षेत्रीय परिषद थे, 5 क्षेत्रीय परिषद। लेकिन 1971 में एक और अधिनियम पास किया गया जिसका नाम था पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के हिसाब से देखें, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 द्वारा एक और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया जिसको बोला गया पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो 1956 द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। अब कितनी है? अब है 6। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद भी बना दी गई है। इस चीज को याद रखना। इसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री और इसके पदेन, और ये भी कैसे होते हैं? पदेन, हमेशा यही रहेंगे। उसके उपाध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री इसके, यानी जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात की गई है तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा।
4 हैं। पहले सिक्किम भी था, लेकिन सिक्किम को बाद में जब पूर्वी उत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ 1971 में, तो सिक्किम को बाद में पूर्व उत्तर क्षेत्रीय परिषद में डाल दिया गया। तो 4 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इन सब के जो मुख्यमंत्री होंगे वो क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, और हर साल उपाध्यक्ष चेंज हो जाता है, तो रोटेशन वाइज चलता रहता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 2 कैबिनेट मंत्री हर राज्य से जाते हैं, और केंद्र के भी 2 कैबिनेट मंत्री बैठते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया क्षेत्रीय परिषद। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो इसका आंसर है पटना। तो यहाँ पूछा गया पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की, स्थायी समिति का मतलब क्या है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ने की एक स्थायी समिति है, जिसमें कौन होते हैं, उनके डेलीगेट्स होते हैं, उनके सचिव होते हैं। तो उनकी जो बैठक की गई है वो हाल ही में पटना में की गई, तो इसका आंसर है पटना, ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको बहुत फायदा होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था की 29 कार्यात्मक पहलुओं से संबंधित है। देखिए यहाँ पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था, डीपीएसपी में अवेलेबल थी। डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में लिखा हुआ था कि राज्य पंचायत का गठन करेगा और उसका सशक्तिकरण करेगा। राज्य पंचायत का गठन करेगा और सशक्तिकरण करेगा, ये आर्टिकल 40 में लिखा हुआ था। तो इसी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1957 में एक समिति बनाई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत के गठन की सिफारिश की कि त्रिस्तरीय राज्य की पंचायत बनाई जाए, और भी सिफारिश थी। और उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में देश की पहली पंचायत बनाई गई। 2 अक्टूबर क्यों? क्योंकि गांधी का सपना था कि पंचायत भारत में रूट स्तर पर सरकार चले। ये हो गया। उसके बाद एक और समिति बनाई गई, अशोक मेहता समिति, इन्होंने 2 स्तरीय बताई। फिर धुंगन समिति बनाई गई, एलएम सिंघवी समिति बनाई गई। एलएम सिंघवी समिति ने सिफारिश की कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और उसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में पंचायत को जगह दी गई। 11वीं अनुसूची में 29 विषय बताए गए। 11वीं अनुसूची में 29 विषय बताए गए कि राज्य विधानमंडल इन 29 विषय में से पंचायत को कुछ कार्य सौंप सकता है, ठीक है। पूरे भी सौंप सकता है, कुछ भी सौंप सकता है। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया, ये पूछा गया है। तो यह अनुच्छेद 243 का जी 29 कार्य ये हो गया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। बाकी और आर्टिकल्स को भी आपको थोड़ा सा देखकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संदर्भ। राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता होगा भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल की व्यवस्था दी हुई है। अगर बात करी जाए आपातकाल की, तो भारत में आपातकाल भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की समाप्ति जर्मनी से ली गई है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना, पूछा जाता है। उसके बाद 3 आपातकाल याद रखने, 3 आर्टिकल, अनुच्छेद 352, 356, 360, 4 आर्टिकल छोड़ के। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। देखिए, किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। लेकिन राष्ट्रपति क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सलाह पर कार्य करता है, इसीलिए राष्ट्रपति लगा तो देगा, लेकिन 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से
प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा। यानी संसद को भी लगना चाहिए साधारण बहुमत में कि सच में राष्ट्रपति शासन की इस राज्य में ज़रूरत है। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन पास हो गया तो राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए, और फिर 6 महीने बाद दोबारा पास अनुमोदन कराना पड़ेगा संसद से, फिर 6 माह, तो ये कितना हो गया, एक वर्ष। लेकिन 1 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। या तो भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग लिख कर दे कि इस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल है और संसद ने दोबारा पास कर दिया तो फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, और ऐसे 3 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति संसद के विशेष बहुमत से होती है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति घोषणा के 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से संसद का अनुमोदन होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल में होता है विशेष बहुमत, उसको 6-6 महीने करके अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति की घोषणा के 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से होता है, और 6-6 महीने करके इसको 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन 1 साल के बाद 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वित्त आपातकाल में 2 माह के अंदर साधारण बहुमत, एक बार लग गया तो वो अनिश्चित काल तक लगता है जब तक वित्तीय व्यवस्था सही नहीं हो जाती। तो इस चीज़ को याद रखना, इनके इफेक्ट जरूर पढ़ने हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर ये कथन बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति शासन में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की नहीं। तो पहला कथन सही है, इसका ए आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, प्रीलिम्स जब देने जाओगे तो फैक्ट के साथ आपको कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना है, और अच्छी तरीके से ध्यान देना है। बिटवीन द लाइंस, देखो 68 बीपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, यूपीएससी की कॉपी करने की कोशिश की गई है। तो इस 69th बीपीएससी में भी बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, पैराग्राफ पूरा पढ़ना है, कि शब्द उसके अंदर की गहराई को समझना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी यहां पर क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, इनका क्रम लगाना है। तो देखते हैं पहले कौन से हैं। भैरों सिंह शेखावत, कृष्णकांत, के.आर. नारायणन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो आपको हल्का सा आइडिया होगा क्योंकि हाल ही में करंट में रहा है उपराष्ट्रपति का पद। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का अगर हम कार्यकाल देखें तो 1987 से ये रहा इनका 1992 तक। कृष्णकांत ये उपराष्ट्रपति रहे 1992 से लेकर 1997 तक। उसके बाद के.आर. नारायणन रहे 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है। तो चौथा और तीसरा कहाँ है, सी आंसर होना चाहिए। उसके बाद कृष्णकांत की बात करें तो बेटा कृष्णकांत रहे 1997 से लेकर 2002 तक। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत रहे 2002 से लेकर 2007 तक। उसके बाद 2007 के बाद 2007 से लेकर 2017 यानी 10 साल रहे हमारे हामिद अंसारी, डॉक्टर हामिद अंसारी। उसके बाद 2017 से 2022 तक रहे हमारे वेंकैया नायडू, सभी को पता होगा वेंकैया नायडू, ठीक है। और उसके बाद 2022 में हमारे उपराष्ट्रपति चुने गए जगदीप धनखड़, ठीक है। तो यानी कि 4, 3, 2, 1, तो इसका आंसर है सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाल ही में करंट में रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, हमारे देश में वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। ब्रिटेन में लंदन में एक जगह है जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर, वहाँ ब्रिटेन की संसद है, वो हमने अपने देश में ली। वहाँ क्राउन को यहाँ राष्ट्रपति कहा जाता है, वहाँ हाउस ऑफ
कॉमन्स को यहाँ लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड को राज्यसभा, सेम केंद्र की चीज़ों को राज्य में कॉपी कर दिया, विधानसभा, विधान परिषद। तो हमारे देश में विधानमंडल एक सदनीय भी हो सकता है, दो सदनीय भी हो सकता है। केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें से बिहार भी है। बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद। अब कौन कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, वो हाल ही में बताते हैं। यहाँ पूछा है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, सीधा मिल गया। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, इनको बिंदा देवी भी कहा जाता है, बिंदा देवी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। और 1961 में इनको तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया था, नागरिक सम्मान, ठीक है। और वो नागरिक सम्मान कौन सा था? सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपको पता है भारत रत्न, फिर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, और ये है पद्म भूषण, पद्म भूषण। तो प्रथम स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। इसको याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है अवध बिहारी चौधरी, इसको याद रखिएगा। ये तो पहले थे, वर्तमान में कौन है? अवध बिहारी चौधरी। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार विधान परिषद, यहाँ विधान परिषद से क्वेश्चन पूछा गया है, जो राज्य विधानमंडल का दूसरा सदन होता है। विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा सीटें 100, उसके बाद महाराष्ट्र 78, फिर उसके बाद कर्नाटका, बिहार में 75 है, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, यानी द्विसदनीय विधानमंडल है। यहाँ विधान परिषद से पूछा गया क्वेश्चन कि बिहार की विधान परिषद में नेता विपक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए, नेता विपक्ष की बात करें तो विधानसभा का जो नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, इस चीज़ को याद रखना, या फिर मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद एक होता है नेता विपक्ष। तो नेता विपक्ष बनने के लिए कुल सदस्यों का, दूसरे नंबर की पार्टी को कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। ये कंडीशन, इस चीज़ को याद रखना। नेता विपक्ष बनने के लिए सदन में कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य आपके पास होने चाहिए, तो ही नेता विपक्ष बन सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब बिहार में विधान परिषद के नेता विपक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार सिन्हा, महेश्वरी हजारी, हरी साहनी और अवध बिहारी चौधरी। तो इनका आंसर है सी, यानी कि हाल ही में बिहार के विधान परिषद में नेता विपक्ष के रूप में हरी साहनी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? विजय कुमार सिन्हा, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों के आपको जितने भी पद हैं वो ज़रूर याद करने। पहला अध्यक्ष कौन था, पहला उपाध्यक्ष कौन था, पहला विधानसभा सचिव कौन था, ठीक है, पहला नेता विपक्ष, पहला नेता कौन था। उसके बाद विधान परिषद का भी सेम इस कंडीशन से आपको याद करना है। तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा तो बस केवल पॉलिटी के 11 ही क्वेश्चन पहले मॉक टेस्ट में हमने आपको दिए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो हाल ही में जो परफेक्शन IAS का प्रयास मॉक टेस्ट किया गया, उसमें मॉक टेस्ट फर्स्ट में जो आपको पॉलिटी के शुरुआत के 11 क्वेश्चन थे, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, साथ में जो डायमेंशंस बनते थे वो भी पूरे डिटेल में कराने की कोशिश की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। क्षेत्रीय परिषद में जो 6 क्षेत्रीय परिषद हैं उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सहज और सरल तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक। जो आपका 30 सितंबर को 69th BPSC होने वाला है, थोड़ा सा ढंग से तैयारी करना। लगभग 15 दिन ही बचे हैं और मुझे आशा है कि बहुत सारे बच्चे परफेक्शन IAS के सिलेक्शन ला कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू परफेक्शन IAS। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रयास 1 का
करंट अफेयर सेक्शन। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इसमें पूछा गया है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक कहाँ हुई थी। तो ये जो 13वीं बैठक हुई थी जो इसकी, ये हुई थी आपका पटना में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि क्षेत्रीय परिषद होता क्या है। देखिए, जो जोनल काउंसिल है, जोनल काउंसिल की स्थापना हुई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसके तहत 5 जोनल काउंसिल बनाए गए थे, जिसमें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, इसी का पूर्वी जो भाग है उसी में बिहार, बंगाल, ओडिशा और झारखंड आता है। ठीक है, इसकी बैठक पटना में हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता है गृह मंत्री करते हैं, गृह मंत्री भारत सरकार। इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं जोनल काउंसिल के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पे चुने जाते हैं, रोटेशन के आधार पे चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसी का बैठक पटना में हुआ था और इसका 13वां बैठक था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि आपका एक्ट पूछ दिया जाए, या हो सकता है कि कितनी जोनल काउंसिल है और ये बैठक कहाँ हुआ है और बिहार किस जोनल काउंसिल का पार्ट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अभी ये करंट का न्यूज़ है जिसमें आपका बिहार विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बिहार विधान परिषद, इसके जो नेता हैं जो चुने गए हैं हरीश सहनी, हरीश सहनी बिहार विधान परिषद के नेता चुने गए हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। ध्यान एक चीज़ का और रखिएगा, जो विजय कुमार सिन्हा हैं ये विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा हैं वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑप्शन दिया है केवल रैयत, ये गलत है। इसमें रैयत प्लस गैर रैयत दोनों शामिल है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन जो बोल रहा है, ये दूसरे ऑप्शन में बात करते हैं, इसमें बोला गया है कि इस योजना के तहत 20% से अधिक क्षति होने पर 15,000 प्रति माह की लाभ मिलता है। तो ये 15,000 नहीं है, ये 10,000 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। तीसरा क्वेश्चन है कि 20% तक अगर क्षति होता है, तीसरा ऑप्शन है, उसमें 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर का लाभ मिलता है। ये ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसमें रैयत और गैर रैयत दोनों शामिल हैं और यहाँ पे 10,000 रुपये का लाभ मिलता है, सहायता राशि मिलता है, और इसमें आपका
20% तक क्षति होने पे 7500 रुपये का सहायता राशि दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय मखाना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय मखाना दिवस जो है आपको 29 नवंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, राष्ट्रीय मखाना दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। मखाना जो है, मखाना के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अभी हाल फिलहाल में मिर्चा धान जो है पश्चिमी चंपारण को GI टैग अभी मिला हुआ है। इसको भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मिर्चा धान वाला क्वेश्चन। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो GI टैग है इसको 1999 में एक एक्ट आया था, उसी के तहत GI टैग फसलों को, उत्पादों को, इन सबको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन गलत है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है ये अहमदाबाद में ना हो करके ये है आपका जयपुर में। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा इसके बारे में बोला गया सिद्ध संस्थान चेन्नई, ये ऑप्शन सही है 2। ठीक है, तीसरा लिखा है यूनानी संस्थान, ये भुवनेश्वर में ना होके ये है बेंगलुरु में। ठीक है, अब इसमें चौथा ऑप्शन है ये सही है कोलकाता। तो आपका 2 ऑप्शन गलत हो गया, 1 और 3। तो सही कौन होगा? 2 और 4। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2 और 4 ऑप्शन सही है, अर्थात ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, इसमें पूछा गया है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत अनिवार्य रूप से सामाजिक सेवाओं पर खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसका जो आंसर होगा 2%। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। CSR फंड क्या होता है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, कंपनी एक्ट 2013 में आया था। कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसको स्थापित किया गया। ये सबके लिए अनिवार्य नहीं है, इसके लिए कुछ शर्तें बताई गई है। इसके 3 शर्त है। पहला, अगर किसी कंपनी का जो टर्नओवर है 1000 करोड़ हो। ठीक है, दूसरा शर्त बोला गया इसमें, अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ हो। और तीसरा है, अगर किसी कंपनी का जो शुद्ध लाभ है 5 करोड़ रुपया। अगर ऐसी कोई कंपनी है तो उसको अपने कुल 3 वर्ष के शुद्ध औसत का, शुद्ध लाभ के औसत का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना होगा। ये अनिवार्य है, सारी कंपनियों को करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। CSR फंड जो है 2% का होता है। आपको 3 वर्ष के कुल जो लाभ है उसके औसत का 2% आपको खर्च करना होता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46, अरास दोरा क्षेत्र जो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच विवादित क्षेत्र है, यह एक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि उरास दोरा क्षेत्र है क्या। देखिए, ये जो दोरा क्षेत्र है, ये दोरा क्षेत्र जो आपका कुवैत और सऊदी अरब के भाग है। कुवैत और सऊदी अरब इस पे दवा करता है। ठीक है, और जो अरास क्षेत्र है
ये एक ईरान का क्षेत्र है, ठीक है, ईरान का एक क्षेत्र है। ये 1967 में इस क्षेत्र को खोजा गया था। यह एक प्रकार का प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र है और इसी को लेकर के तीनों में भी विवाद चल रहा है। तो इसका आपका आंसर होगा बी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? वन लिनियर क्वेश्चन है, इसके बारे में ध्यान रखिए। उत्कृष्टता की यात्रा, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य है उत्कृष्टता का यात्रा। ऑप्शन डी इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्वेश्चन, ये तो एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चन आएगा, बीबीआई क्वेश्चन है इस बार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जब हुई थी तो उस समय केंद्रीय मंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक केंद्रीय वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में किया था। इसमें आपके ज़मीन के अनुसार आपको बैंक एक तरह से लघु अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का रैंक कितना है? इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें नीति आयोग, ये सिर्फ नीति आयोग नहीं और भी कुछ संस्थाएं मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो इस रिपोर्ट को जो जारी करता है, जारीकर्ता का नाम है नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व बैंक, ये तीनों मिलके इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें बिहार का स्थान 19वां है, 19 नंबर पे बिहार है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना, बिहार का स्थान अंतिम है। तो इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे जो बड़े राज्यों में है वो केरल है, ठीक है। इस रिपोर्ट की और भी बात करते हैं। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन है? तो छोटे राज्यों में जो प्रथम स्थान है वो है त्रिपुरा का, ठीक है। छोटे राज्यों में त्रिपुरा है, ठीक है। और अंतिम स्थान है छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का। इस रिपोर्ट को ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के बारे में पूछ सकता है या अन्य चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। थोड़ा सा एक और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में आपको कौन है प्रथम स्थान पे? तो प्रथम है आपका लक्षद्वीप, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पे है लक्षद्वीप। और जो सबसे अचंभित करने वाली चीज़ें हैं, इसमें अंतिम स्थान पे दिल्ली है। तो ये थोड़ा सा आप लोग भी तुक्का भी लगाइएगा तो ये गलत हो जाएगा कि अंतिम स्थान पे दिल्ली कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसको ध्यान रखिएगा, अंतिम स्थान पे केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है, ठीक है। तो ये है पूरा नीति आयोग द्वारा जो हाल फिलहाल में स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें बिहार का स्थान पूछा गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है करंट का 66 नंबर। जूट उत्पादन की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है? सबको पता है कि सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है ना, और बिहार दूसरे स्थान पे है। जूट उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पे, पश्चिम बंगाल सबसे अधिक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 78। विराट रामायण मंदिर, हाल फिलहाल में ना ये विराट रामायण मंदिर का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। ये देखिए, सबसे बेसिक बात है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। विराट रामायण मंदिर बना कौन रहा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये महावीर ट्रस्ट जो है, महावीर ट्रस्ट पटना, इसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है विराट रामायण मंदिर को। ये कहाँ बन रहा है? पूर्वी चंपारण में। देखिए, आजकल बीपीएससी का एक ट्रेंड है कि वो
जिला का नाम ना पूछ के वो स्पेसिफिक स्थान का नाम ज़्यादा पूछता है। तो ये पूर्वी चंपारण में भी तो जगह बहुत सारे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एग्जैक्ट कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण के केसरिया के कैथवलिया बहुअरवा गांव में, कैथवलिया बहुअरवा गांव में इसको बनाया गया है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आपका यहाँ पे केसरिया के कैथवलिया बहुअरवा गांव में इसको बनाया गया है। इसकी लागत भी पूछ सकता है, 500 करोड़ रुपया की लागत है और ये 200 एकड़ में बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 200 एकड़ में इसको बनाया जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी का गठित की गई है। इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है? PBI क्वेश्चन है इस बार के लिए, मेंस में भी पूछा जा चुका है पहले। तो एक देश एक चुनाव, हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये अभी मुद्दा चल रहा है ना। तो अभी रामनाथ कोविंद जो हमारे हैं पूर्व राष्ट्रपति, इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है कि वो ये देख सके कि कैसे हम एक देश एक चुनाव जो है कैसे इसको लागू कर सके। इस कमेटी में रामनाथ कोविंद अध्यक्ष हैं और ये 7 सदस्य हैं, इसमें 7 अन्य सदस्य हैं। 7 सदस्यों का नाम क्या है? अमित शाह, एज यूजुअल आपको पता ही होगा, अमित शाह है। अधीर रंजन चौधरी हैं, अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट व्यक्ति हैं आपका NK सिंह है, सुभाष कश्यप हैं, सुभाष कश्यप हैं। उसके बाद हरीश साल्वे हैं, ये भी बहुत बड़े वकील हैं, हरीश साल्वे, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और उसके बाद संजय कोठारी हैं। तो टोटल इसमें 8 लोग हो गए, एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं। तो 7 सदस्यों का नाम भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इनमें से कौन है कौन नहीं है, ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, रामनाथ कोविंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 108। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मैप याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन बनना मुश्किल है। थोड़ा सा मैप पे आप लोग काम कीजिए। ये क्वेश्चन मैप के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वो आंसर तो आपको पता हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको मैप में लोकेशन देखना होगा कि एग्जैक्ट ये लोकेशन है कहाँ, है ना। मान लीजिए कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ दिया, सुपौल पूछ दिया, भागलपुर पूछ दिया, तो इसमें थोड़ा सा आपको मैच करना होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 108 से 11 तक का इसी के अनुसार आंसर देना है। तो इसमें जो करंट का क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट आया था, फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल पे जारी होता है, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है FSI, ये रिपोर्ट को जारी करती है ना। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है 2021 जारी हुआ था, लेटेस्ट यही है। इसके बाद 23 में जारी होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ था, है ना। तो 2 साल पे ये रिपोर्ट जारी होता है। इसमें पूछा गया है सबसे अधिक और सबसे कम वन क्षेत्र बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसमें ध्यान एक रखिएगा, जो बिहार में जो सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं जो कैमूर में है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि सबसे अधिक कैमूर में है और सबसे कम आपको पता होगा ये शेखपुरा, कम में आपको शेखपुरा। अब देखिए क्वेश्चन में कि इसमें आपको किस ऑप्शन में ये क्वेश्चन सही हो रहा है। तो ये जो ऑप्शन है आपका 108 का A, G और W, है ना, ये जो वहाँ पे संकेत दिया गया है वही ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसको एक बार जाके हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे जो G है ये आपका कैमूर है ना, और यहाँ पे जो W है शेखपुरा। सबसे अधिक कैमूर में वन क्षेत्र है और सबसे कम आपका शेखपुरा में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं 111 पे। ये करंट से है आपका, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बिहार के किस जिले में शुरू हुआ।
ध्यान रखिए, आपको तो याद ही होगा किस ज़िले में शुरू हुआ था, है ना। तो ये बरौनी में शुरू हुआ था। बरौनी किस ज़िला में है? तो बरौनी है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन क्वेश्चन है ट्रिकी, आप कैसे इसको कर पाओगे? तो आपको देखना है कि ये किस नंबर पे इसको दिया गया है। तो देख लेते हैं ना मैप को एक बार, किस में कहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ है एक्स पे, है ना। तो ये ऑप्शन उसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। एक्स जो है यही है आपका बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्वेश्चन याद भी हो सकता है, मैप आपका अच्छा नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। थोड़ा सा मैप पे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 112। देखिए, एक्सरसाइज से सबको पता है क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक्सरसाइज हाल फिलहाल में हुआ था, ब्राइट स्टार, ठीक है। ये जो ब्राइट स्टार जो एक्सरसाइज है ये आपका मिस्र के काहिरा में हुआ था, काहिरा में। इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था, ठीक है। तो इसमें यह आयोजित किया जा रहा है, तो मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी सही है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 113। हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में दिखा गया XQ-58A वाल्किरी एक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। उसी के आधार पे अमेरिका ने लड़ने के लिए ना हवाई युद्ध के लिए एक AI रोबोट बनाया है, ठीक है। अमेरिका द्वारा एक रोबोट बनाया गया है जिसका नाम है XQ-58A। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, 113 का ऑप्शन ए सही है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 114। चंद्रयान 3 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा, बहुत फैक्ट्स हैं, बिहार के भी कुछ लोग इसमें शामिल थे, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन परियोजना के निर्देशक कौन है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका आपको तो ये पता ही होगा, पी वीर मुथुवेल जो इसके परियोजना के निदेशक थे। लेकिन थोड़ा सा चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ये आपका 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, ठीक है, और ये 23 अगस्त को पहुंचा था, है ना, 2023 को। ये भी 2023 में भेजा गया था, 2023 को 23 अगस्त को पहुंचा था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिए कि भारत जो है साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम देश भारत बना है। रिकॉर्ड है अपने आप में, इससे पहले कोई साउथ पोल पे नहीं गए हैं, है ना। इससे पहले 3 देश जो सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, उसमें आपका 3 और देश हैं। भारत चौथा देश बना है। आपका रूस, USA और चीन, ये चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। भारत सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पे कराने वाला चौथा देश है और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम देश है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको समझ के बनाना है ताकि आंसर गलत ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 115 जनशक्ति प्रदर्शनी संबंधित है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मन की बात कार्यक्रम आप सुने ही होंगे, है ना। तो उसी से संबंधित है जनशक्ति प्रदर्शनी। मन की बात की 100वीं एपिसोड इसमें मनाई गई। इसमें वैश्विक स्तर पे भी इसका आयोजन किया गया था, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका मन की जो इसका डेट भी पूछ सकता है कि भाई ये कब हुआ था। तो 30 अप्रैल 2023 को 100वां एपिसोड पब्लिश हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की 100वां एपिसोड 30 अप्रैल 2023 को पब्लिश हुआ था। इस शुरुआत पूछ सकता है कब हुआ था, तो 3 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुआ था,
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मन की बात कार्यक्रम 22 भारतीय भाषाओं में इसको आयोजित किया गया था। ओके, तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 116। देखिए, आजकल हर चीज़ ई चल रहा है ना, तो अब इसमें ट्रैक्टर भी इलेक्ट्रिक बन गया है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाने वाला कौन सा है, तो ये जो है प्राइमा 8011 नामक एक भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर विकसित किया गया है। तो दुर्गापुर का एक इंस्टीट्यूट है ना, उसी के द्वारा CMERI दुर्गापुर द्वारा इसको बनाया गया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल था, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, लुपेक्स मिशन। देखिए, हाल फिलहाल में आपका लुपेक्स मिशन के लिए 2 देश समझौता किए हैं। इसमें भारत प्लस जापान। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो इसरो है, आप सबको पता ही होगा, बहुत न्यूज़ में था। और जापान की JAXA। तो ये लुपेक्स मिशन, ये तो हो सकता है कि भाई जब भारत ने किसके साथ साझेदारी की, तो आपको जापान के साथ भारत ने सब साझेदारी की है। तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। इसमें देखिएगा, जापान और भारत में समझौता किस चीज़ के लिए हुआ है, तो JAXA जो है सबसे पहले है क्या, तो ये चंद्रमा के ध्रुवों का अन्वेषण करने के लिए इसको भेजा जाएगा, चंद्रमा पे भेजा जाएगा, उसके ध्रुवों का अन्वेषण करने के लिए। इसमें जो JAXA है वो JAXA आपका, ठीक है, इसमें व्हीकल्स जो है वाहन प्लस रोवर JAXA द्वारा दिया जाएगा, और जो लैंडर है वो इसरो प्रोवाइड करेगा, और इसका उद्देश्य है चंद्रमा के ध्रुवों का अन्वेषण करना। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो लुपेक्स मिशन आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, लुपेक्स मिशन कहाँ भेजा जाएगा, किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 118, भारत की पक्षी स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार की कितनी पक्षी प्रजातियां उच्च संरक्षण प्राथमिकता में है। ठीक है, अभी एक रिपोर्ट आया था पक्षी प्रजाति के अनुसार, इसमें बिहार की 5 प्रजातियां जो है उच्च संरक्षण प्राथमिकता में शामिल है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और जो पक्षियों से संबंधित हाल फिलहाल में इसकी गणनाएं भी हुई थी, पक्षी गणना, है ना। तो इस रिपोर्ट, ये तो है ही इम्पोर्टेंट। एक और चीज़ है इसमें ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पक्षी गणना से पूछ सकता है कि सर्वाधिक पक्षी प्रजाति की संख्या कहाँ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक पक्षी प्रजाति जो है पश्चिम बंगाल में। आप लोग सब केरल लगाते या साउथ के कोई स्टेट को लगाते। प्रजातियों की संख्या के मामले में आपका पश्चिम बंगाल है, लेकिन आपको सिर्फ पक्षी संख्या पूछे तो इसमें आपका केरल होगा, है ना। सिर्फ संख्या पूछे तो केरल होगा, प्रजातियों की संख्या पूछे तो पश्चिम बंगाल होगा। इसमें तो 5 आपको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बीरपुर बैराज किस जिले में स्थित है। देखिए, ये बीरपुर बैराज जो है सुपौल जिले में स्थित है, कोसी नदी क्षेत्र में बनाया गया है ना। इसमें अभी हाल फिलहाल में बाढ़ से संबंधित संभावनाओं के बारे में बात किया गया था, इसलिए न्यूज़ में है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन जो भी आएगा करंट बेस्ड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, क्वेश्चन नंबर 120, नरेंद्र मोदी द्वारा हाल फिलहाल में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो किस देश में की गई थी। मोदी जी हाल फिलहाल में जो है यात्रा पे थे ग्रीस के, है ना। तो ग्रीस की यात्रा पे थे, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे सैनिकों के अज्ञात सैनिकों की कब्र की श्रद्धांजलि उन्होंने दी थी। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्रीस द्वारा मोदी जी को सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया गया था, है ना।
सर्वोच्च पुरस्कार, मोदी को बहुत सारा पुरस्कार सर्वोच्च मिला हुआ है, इस बार 5-6 पुरस्कार मिला हुआ है। मिस्र का हो चाहे आपका फिजी का हो, तो आप इसको देख लीजिएगा कि किन किन देशों से मोदी जी को पुरस्कार मिला है। इसका आंसर आपका बी है, फैक्चुअल है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 121, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपका निधन हुआ है आपका, तो इसे पूछा गया कि किस भाड़े के सैन्य समूह के प्रमुख थे, तो वैगनार समूह इनका नाम है, ठीक है। तो इसको वैगनार समूह के प्रमुख थे, तो आप पढ़ लीजिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन से। नेक्स्ट है आपका बिहार का, हाँ, कौन सा शहर 7-8 अक्टूबर 2023 को पहले यात्रा और पर्यटन मेले की मेज़बानी करेगा। बिहार में यात्रा और पर्यटन मेला का शुरुआत हो रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये पटना का जो पटना है, पटना के ये ज्ञान भवन में इसकी शुरू किया जाएगा। इसकी मेज़बानी आपको पटना कर रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अब ये पूछ सकता है ना कि इस यात्रा और पर्यटन का लक्ष्य क्या है, पहले यात्रा और पर्यटन का लक्ष्य, तो इसका लक्ष्य है बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना। किस तरह का पर्यटन, तो आध्यात्मिक पर्यटन, बौद्ध धर्म से संबंधित पर्यटन हो सकता है, आपका पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इन सारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। आपको बिहार का कौन सा शहर, तो पटना शहर, इसमें ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जुड़ेगा, ठीक है। देखिए, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनाने का बात चल रहा है। ये आपको बनेगा बक्सर से भागलपुर, ठीक है। बक्सर से इसको बनाएगा कौन, NHAI। एक्सप्रेस वे भी बहुत न्यूज में है इस बार। तो एक डाटा यहाँ से ये भी निकल सकता है कि सर्वाधिक एक्सप्रेस वे किस राज्य में है। एक्सप्रेस वे तो सर्वाधिक है यूपी में, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है ना। तो बक्सर से भागलपुर बिहार में ये बनाया जा रहा है। बिहार का संभवतः ये प्रथम एक्सप्रेस वे है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 को हम लोग देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स समूह में, देखिए ब्रिक्स समूह बहुत न्यूज में है इस बार। ब्रिक्स का जो अध्यक्षता था साउथ अफ्रीका द्वारा किया गया था। तो इसमें 6 नए सदस्यों को शामिल करने की बात कही गई, शामिल किया गया है। तो पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा जो देश है इन चारों में से जो इसमें शामिल नहीं है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं। 6 देश का क्या नाम है जो इसमें शामिल है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, भारत के जो दोस्त हैं अच्छे वो सारे इसमें शामिल हुए हैं। UAE है, सऊदी अरब है, ठीक है, UAE है, सऊदी अरब है ना, ईरान है, ठीक है, उसके बाद मिस्र है, इथोपिया है, इथोपिया के साथ उसके बाद है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना है, सऊदी अरब, इथोपिया, ये मेक्सिको इसमें शामिल नहीं है। तो 6 देश जो हैं जो इसमें शामिल हैं, इसका नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 125। हाल ही में इंडो जापानी शोधकर्ताओं ने कुछ आनुवांशिक बीमारियों के लिए एक सुरक्षित रोग संशोधक उपचार विकसित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकार आनुवांशिक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तीनों जो बीमारी है ये आनुवांशिक बीमारी कही जाती है। तो इसका ऑप्शन डी है, तीनों बीमारी को आनुवांशिक बीमारी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 126। दूसरे राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक की प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार 2015, 16, 19, 21 के बीच बिहार के कितने लोग गरीबी से बाहर निकले। ध्यान रखिएगा कि ये हाल फिलहाल में जो सूचकांक पब्लिश किया गया था, इसमें बिहार के 2.25 करोड़ लोग पिछले
आपको 5 सालों में बाहर निकले हैं गरीबी से। बिहार जो गरीबी पे काम करने वाला और गरीबी से बाहर निकालने वाले लोगों की संख्या में दूसरे स्थान पे है। तो बिहार दूसरा सबसे अधिक गरीबी को कम करने वाला राज्य बना है। इसमें ध्यान रखिएगा, बिहार दूसरा सबसे अधिक है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे जो गरीब बाहर निकले हैं उसमें गरीबों का जो संख्या है टोटल राष्ट्रीय स्तर पे वो है आपका 13.51 करोड़, है ना। 13.51 करोड़ है। इसमें से आपके 2.25 करोड़ बिहार के लोग हैं। बिहार ने इनको गरीबी से बाहर निकाला है, ठीक है। तो लगभग 16.65% ये आंकड़ा आएगा टोटल जितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो इसको एक बार ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 128। हाल ही में कास पठार समाचार पत्रों में देखा गया कास पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिर भी ये करंट में है तो करंट सेक्शन में ये काउंट होगा। तो इसको देखिएगा, आपको कास पठार, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन है कार्बी आंगलोंग पठार का एक हिस्सा है। नहीं, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है ना, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसको यूनेस्को विश्व विरासत प्राकृतिक स्थल है। इसको 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत प्राकृतिक स्थल घोषित किया गया था। तो 2012 में ये है शामिल हुआ था। तो ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपको गलत है। कास पठार में एक मौसमी झील के तलछट ने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। हाँ, ये भी अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट में आया था। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 इसमें सही है। तो 2 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन ए जो आपका है इसमें सही ऑप्शन है 2 और 3। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129। हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में देखा गया मेजराना जीरो मोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, मेजराना जीरो मोड ध्यान रखिएगा, आपको ये क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बारे में खोज किया है ना। तो इसको ध्यान रखिए, मेजराना जीरो मोड है माइक्रोसॉफ्ट और ये क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 130। देखिए, कितनी भारतीय मूल की महिलाओं ने फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में जगह बनाई है? तो ये संख्या भी है, भारत की जो भारतीय मूल की 4 महिलाएं अमेरिका की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल है। इसमें आपका 4 महिलाओं में है जयश्री उल्लान, ठीक है। दूसरी महिला का नाम है आपका नीरजा सेठी, ठीक है। तीसरी जो महिला है नेहा नारखेड़े, नेहा नारखेड़े। और जो चौथी महिला है इंदिरा नुई, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 4 महिलाएं जो हैं भारतीय मूल की हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। योगा के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने वाला पहला बाहरी देश कौन बना है? देखिए, हाल फिलहाल में जो ओमान है ये पहला देश बना है जो योगा के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देगा, है ना। पर्यटन को बढ़ावा देने वाला योगा के माध्यम से ओमान है। देखिए, एक वहाँ पे भारतीय दूतावास द्वारा एक वीडियो जारी किया गया योगा से संबंधित। उस वीडियो का नाम भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसका नाम है सोलफुल योगा, सोलफुल योगा सिरेन ओमान, सिरेन ओमान, ठीक है। ये ओमान के सहायता से मिलकर इसको बनाया, इस वीडियो को बनाया गया है। और ये आपका वहाँ पे
योगा पर्यटन को बढ़ावा देगा और पहला देश बना है जो भारत के बाहर जो योगा पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 133। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है? ध्यान रखिएगा, आपको बिहार के 86, देखिए भारत के कुल 1275 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन घोषित किए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक यूपी के हैं और ये आपका यूपी के अमृत भारत स्टेशन की योजना में शामिल है। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका बिहार, जो महाराष्ट्र है, बहुत सारे राज्य हैं जिनके अमृत भारत स्टेशन में शामिल है, बिहार के 86। ठीक है, तो अमृत भारत स्टेशन योजना देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 6 अगस्त 2023 का। इसका शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको किया गया और इसमें बिहार के 86 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार के कितने रेलवे स्टेशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 134, है ना। देखिए हाल फिलहाल में मोदी जी गए थे अमेरिका के दौरा पे, वहाँ पे उन्होंने एक ड्रोन के लिए समझौता किया। इस ड्रोन का नाम है प्रेडेटर ड्रोन MQ-9B, है ना। ये 31 ड्रोन खरीदने के लिए समझौता हुआ। ठीक है, इसमें जो आपका 15 ड्रोन है, 15 हो गए हैं सी गार्जियन और जो 16 ड्रोन है स्काई गार्जियन। इसमें टोटल 31 ड्रोन खरीदा जाएगा, 15 और 16। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया है, अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसके द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत टोटल 31 ड्रोन खरीद रहा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय इस्पात नीति का वर्ष 2017, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 136। ठीक है, आपका आज हाल फिलहाल में देखिएगा इजराइल ने किस IIT के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किया है? आजकल 2 IIT बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं, IIT मद्रास और IIT कानपुर। तो हाल फिलहाल में IIT मद्रास जो है उसके साथ इजराइल ने समझौता किया है आपका जल प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास और इजराइल के बीच समझौता किया गया। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इस केंद्र का निर्माण कौन करेगा? इस केंद्र का निर्माण करेगा आपका भारत का शहरी एवं आवासन मंत्रालय। शहरी एवं आवासन मंत्रालय उसका निर्माण करेगा। किसके सहायता से? एक आपका कंपनी है मैस हैव इजराइल की, उसकी सहायता से, मैस है। ठीक है, इजराइल, ये दोनों मिलकर सेंटर को स्थापित करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है, बिहार सरकार की प्रसिद्ध साइकिल योजना किस देश में शुरू की गई और जिससे स्कूलों की लड़कियों की अनुपस्थिति में 27% की कमी देखी गई? देखिए हाल फिलहाल में बिहार जो जाम्बिया है, ये बिहार सरकार की साइकिल योजना को शुरू किया है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि साइकिल योजना की शुरुआत बिहार सरकार की कब शुरू की गई थी? तो ये 2006 में बिहार सरकार ने साइकिल योजना की शुरुआत की थी और जाम्बिया इसको अडॉप्ट किया है। इससे लड़कियों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है ओल्ड मोनपा हस्त निर्मित कागज़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिएगा ये क्वेश्चन में पहला ऑप्शन देखिएगा आपका ओल्ड मोनपा हस्त निर्मित कागज़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की एक विरासत हस्त कागज़ कला है। हाँ, ये ऑप्शन 1 सही है। दूसरा, सुसु सेंग नामक एक स्थानीय पेड़ की छाल से बढ़िया बनावट वाला मोनपा हस्तनिर्मित कागज़ बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है।
तीसरा है इसका उपयोग बौद्ध धर्म ग्रंथों और भजनों में लिखने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था महिलाओं की स्थिति से संबंधित। एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की। इसने बोला था कि अगर हम लैंगिक अंतराल को कम कर दें, लैंगिक अंतराल को कम कर दें कृषि क्षेत्र में, ठीक है, किस क्षेत्र में, तो कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम कर दें, तो इससे जीडीपी में, वैश्विक जो जीडीपी है, वैश्विक जीडीपी में 1% का ग्रोथ होगा, वृद्धि होगी। और 1% कितने के बराबर होगा? $1 ट्रिलियन की वृद्धि इसने रिपोर्ट में बोला है। अगर इसमें लैंगिक अंतराल को कम कर दिया जाए तो जीडीपी में 1% की वृद्धि होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है ना। देखिए, बिहार में के हाल फिलहाल के 3 शिक्षकों को, है ना, आपको ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जिसमें आपका कुमारी गुड्डी है, ये आपका किशनगंज से है, एक किशनगंज से कुमारी गुड्डी है। ठीक है, दूसरा अनिल कुमार जो है कैमूर से हैं। ठीक है, अनिल कुमार कैमूर से हैं। और आपका द्विजेंद्र कुमार जो है आपका सीतामढ़ी से है। तो ये 3 लोगों को आपको पुरस्कार मिला है। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछ लेता है, तो आपको इसमें से उपयुक्त से 1 से अधिक सही है। ओके, आशा करते हैं कि ये आपको करंट अफेयर सेक्शन समझ में आया होगा। हम लोग फिर से, आप लोग इसको अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।